हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय चिड़ावा। मित्रों, आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस के प्रथम पेपर में राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताओं एवं परंपरागत दृष्टिकोण की अध्ययन पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे। मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि राजनीति विज्ञान ज्ञान की अत्यंत प्राचीन एवं महत्वपूर्ण धारा है। दोस्तों, प्राचीन काल से वर्तमान युग तक इसके अध्ययन एवं विकास में विभिन्न राजनीतिक विचारकों एवं विश्लेषकों का योगदान रहा है। दोस्तों, मुख्य रूप से इसके अध्ययन के दो दृष्टिकोण हैं, एक है परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। दोस्तों, परंपरागत दृष्टिकोण जो है, उस परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान का अध्ययन अनेक विद्वानों ने किया है। दोस्तों, जिनमें प्लेटो, रूसो, हीगल, ग्रीन तथा थॉमस मूर इत्यादि प्रमुख हैं। दोस्तों, परंपरागत दृष्टिकोण से तात्पर्य ऐसे दृष्टिकोण से है जिसमें विद्वानों ने स्वयं के विचार एवं आदर्श, उनकी कल्पनाएं, स्वमूल्यों और मान्यताओं के आधार पर सिद्धांत एवं निष्कर्ष प्रतिपादित किए हैं। इसमें राजनीतिक संस्थाओं के औपचारिक अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है तथा राजनीति शास्त्र का सैद्धांतिक, दार्शनिक एवं विधिक आयामों से अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, इस दृष्टिकोण में शोध एवं विश्लेषण के लिए ऐतिहासिक एवं वर्णनात्मक पद्धतियों का सहारा लिया गया है। इस दृष्टिकोण में कल्पनाशीलता का प्राधान्य पाया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम परंपरागत दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानेंगे। मित्रों, इसकी पहली विशेषता है आदर्शात्मक एवं कल्पनात्मक। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि परंपरागत दृष्टिकोण में कल्पनाओं, मान्यताओं एवं आदर्शों को अध्ययन का आधार बनाया जाता है। दोस्तों, राजनीति शास्त्री पूर्व निर्धारित मान्यताओं की कसौटी पर राजनीतिक संस्थाओं और संरचनाओं को परखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, राजनीति शास्त्री का राजनीतिक यथार्थ से कोई संबंध नहीं होता है तथा उच्च आदर्शों एवं कल्पनाओं के सहारे क्या होना चाहिए पर विशेष बल दिया जाता है। दोस्तों, प्लेटो के आदर्श राज्य एवं साम्यवाद की अवधारणाएं इसी श्रेणी में सम्मिलित की जाती हैं। दोस्तों, दूसरी इसकी विशेषता है अपरिष्कृत एवं निगमनात्मक पद्धति। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि परंपरागत दृष्टिकोण की पद्धतियों में कल्पना एवं इतिहास का सहारा लिया जाता है। राजनीति शास्त्रियों द्वारा दर्शन प्रधान वर्णनात्मक एवं निगमनात्मक अध्ययन पद्धतियों का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है। दोस्तों, ये अध्ययन पद्धतियाँ प्रमुखतः औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन तक ही केंद्रित थी। तीसरी इसकी विशेषता है दोस्तों विधिक, औपचारिक एवं संस्थागत अध्ययन। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि परंपरागत दृष्टिकोण में शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन विधिक और ऐतिहासिक आधार पर किया जाता है। संस्थाओं के औपचारिक अध्ययन पर बल दिया जाता है, संस्था के कार्यकांड के अध्ययन पर बल नहीं दिया जाता। इसकी चौथी विशेषता है दोस्तों वर्णनात्मक एवं विवरणात्मक अध्ययन। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि परंपरागत दृष्टिकोण में मुख्यतः वर्णनात्मक एवं विवरणात्मक अध्ययन ही किया जाता है। शासन व्यवस्थाओं एवं संस्थाओं का वर्णन करने का कार्य किया जाता है। समस्याओं का विश्लेषण एवं समाधान निकालने का प्रयास नहीं किया जाता। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि परंपरागत दृष्टिकोण में मुख्यतः वर्णनात्मक एवं विवरणात्मक अध्ययन ही किया जाता है। शासन व्यवस्थाओं एवं संस्थाओं का वर्णन करने का ही कार्य किया जाता है। समस्याओं का विश्लेषण एवं समाधान निकालने के प्रयास नहीं किए जाते। इसकी अगली विशेषता है दोस्तों प्रधानतः संकीर्ण अध्ययन। दोस्तों, परंपरागत दृष्टिकोण अध्ययन की दृष्टि से संकुचित माना जाता है क्योंकि इसे यूरोप व अमेरिका की शासन व्यवस्थाओं के अध्ययन तक ही सीमित रखा गया है और अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिकन व्यवस्थाओं के अध्ययन को महत्व नहीं दिया गया है। तो दोस्तों, ध्यान रखना है कि परंपरागत दृष्टिकोण अध्ययन की दृष्टि से संकुचित माना जाता है क्योंकि इसे यूरोप व अमेरिका के शासन व्यवस्थाओं के अध्ययन तक ही सीमित रखा गया है। इसकी अगली विशेषता है मूल्य आधारित अध्ययन। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण में मूल्यों पर विशेष बल दिया जाता है। यह दृष्टिकोण नैतिकता से निर्देशित एवं उपदेशात्मक प्रकृति का है। इसमें क्या है के स्थान पर क्या होना चाहिए पर बल दिया जाता है। यह दृष्टिकोण राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र के निकट लाता है। तो दोस्तों, ये विशेषताएं थी परंपरागत दृष्टिकोण की। कौन कौन सी विशेषताएं थी एक बार अपन पुनः जान लेते हैं। पहली थी आदर्शात्मक एवं कल्पनात्मक, दूसरी है अपरिष्कृत एवं निगमनात्मक पद्धति, तीसरी है विधिक, औपचारिक एवं संस्थागत अध्ययन, चौथी है वर्णनात्मक एवं विवरणात्मक अध्ययन, पांचवी है प्रधानतः संकीर्ण अध्ययन और छठी है मूल्य आधारित अध्ययन। दोस्तों, इसके बाद
हम परंपरागत दृष्टिकोण की अध्ययन पद्धतियों को जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें प्रमुख जो पद्धतियां हैं उसमें पहली है ऐतिहासिक पद्धति। दोस्तों, इस पद्धति में राजनीतिक संस्थाओं को समझने के लिए उसके उद्गम एवं विकास का अध्ययन आवश्यक है। दोस्तों, मैकियावेली, बर्क, बोदो, मोंटेस्क्यू ने इस पद्धति का प्रयोग किया है। दूसरी पद्धति है दोस्तों तुलनात्मक पद्धति। दोस्तों, इस अध्ययन पद्धति में तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से सामान्य निष्कर्ष प्रतिपादित किए जाते हैं। यह एक वैज्ञानिक पद्धति है तथा इससे प्राप्त होने वाले निष्कर्ष उपयोगी एवं सार्वभौमिक होते हैं। दोस्तों, इस पद्धति से अरस्तु ने 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया और क्रांति के कारण एवं रोकने के उपाय जो हैं वो प्रतिपादित किए। दोस्तों, आधुनिक युग में डी टोकविल, मोंटेस्क्यू, मील, ब्राइस आदि ने इस पद्धति के आधार पर अध्ययन किया है। दोस्तों, तीसरी पद्धति है दार्शनिक पद्धति। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि दार्शनिक पद्धति निगमनात्मक पद्धति का ही भाग माना जाता है। यह अध्ययन पद्धति ठोस तथ्यों पर आधारित नहीं अपितु कल्पना एवं आदर्शों, मूल्यों और मान्यताओं पर आधारित होती है। इस पद्धति में एक आदर्श पहले स्थापित कर लिया जाता है, फिर तर्क एवं कल्पना के माध्यम से इस तक पहुँचने का प्रयास किया जाता है। इस पद्धति के द्वारा राजनीति को जीवन के उच्च आदर्शों एवं नैतिकता के समीप लाने का प्रयत्न किया जाता है। दोस्तों, प्लेटो ने रिपब्लिक में आदर्श राज्य के सिद्धांतों तथा थॉमस मूर ने यूटोपिया नामक ग्रंथ में इस पद्धति को आधार बनाया था। दोस्तों, अगली पद्धति है विधिक पद्धति। दोस्तों, विधिक एवं संस्थात्मक पद्धति को प्राचीन काल से ही राजनीति शास्त्र में बहुत अधिक महत्व दिया जाता रहा है, क्योंकि राज्य को एक संस्था माना जाता रहा है और सरकार की शक्तियां संविधान द्वारा निर्धारित होती रही हैं। इस पद्धति में राज्य के कानूनी पक्ष पर विशेष बल दिया जाता है। इस पद्धति के समर्थक विद्वान राज्य को कानूनी इकाई मानते हैं और राज्य का कार्य विधि निर्माण एवं क्रियान्वयन ही मानते हैं तथा राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन संवैधानिक कानून के परिप्रेक्ष्य में ही करते हैं। दोस्तों, इस पद्धति का विशेष रूप से प्रयोग विलोबी एवं डिग्विट ने किया। अगली पद्धति है दोस्तों निगमनात्मक अध्ययन पद्धति। दोस्तों, निगमनात्मक पद्धति से तात्पर्य ऐसी पद्धति से है जिसमें सामान्य निष्कर्ष अथवा अवधारणाएं तो पहले ही बना ली जाती हैं, उसके बाद पूर्व निर्धारित निष्कर्षों को प्रमाणित करने के लिए तथ्यों का संग्रहण किया जाता है। इस पद्धति को सामान्य से विशेष की ओर चलने वाली पद्धति कहते हैं। दोस्तों, प्लेटो ने इस पद्धति का प्रयोग किया है। तो दोस्तों, ये कुछ पद्धतियाँ थी परंपरागत दृष्टिकोण की। पहली है ऐतिहासिक पद्धति, दूसरी है तुलनात्मक पद्धति, तीसरी है दार्शनिक पद्धति, चौथी है विधिक पद्धति और पांचवी है निगमनात्मक अध्ययन पद्धति। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हमने राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है और उसके साथ राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण की अध्ययन पद्धतियों के बारे में भी मित्रों इस वीडियो में हमने पढ़ा है। तो परंपरागत दृष्टिकोण की जो विशेषताएं इस वीडियो में हमने बताई हैं वो हैं आदर्शात्मक एवं कल्पनात्मक अध्ययन, अपरिष्कृत एवं निगमनात्मक पद्धति, विधिक, औपचारिक एवं संस्थागत अध्ययन, वर्णनात्मक एवं विवरणात्मक अध्ययन, प्रधानतः संकीर्ण अध्ययन और मूल्य आधारित अध्ययन। और दोस्तों, परंपरागत दृष्टिकोण की जो अध्ययन पद्धतियाँ हमने बताई हैं वो बताई ऐतिहासिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, दार्शनिक पद्धति, विधिक पद्धति और निगमनात्मक अध्ययन पद्धति। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषताएं और परंपरागत दृष्टिकोण की अध्ययन पद्धतियों पर प्रकाश डाला है। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।